जय गणेश। एक नए टॉपिक की बात करेंगे। राधे राधे। ओमिक एंड नॉन ओमिक। ओमिक एंड नॉन ओमिक आप सब्सटेंस भी कह सकते हो, सर्किट भी कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों नाम से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। फिलहाल जो टॉपिक नेम है उसका नाम है ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट्स या सब्सटेंस। देखिए, जैसा कि नाम से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, ओम से वर्ड बना है ना, ओमिक। तो जो मेटल्स, कंडक्टर्स या मटेरियल सर्किट्स ओम्स लॉ को होल्ड करें। ओम्स लॉ को होल्ड करने का मतलब समझना, V और I का रेशियो हमेशा उनका क्या है, कांस्टेंट आवे, तो वो ओमिक होंगे। और अगर ये कांस्टेंट ना आवे तो कैसे होंगे, नॉन ओमिक। इसमें एक और खास बात है पहचानने की, V वर्सेस I अगर कभी हम लोग एक ग्राफ बनाए और स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो ये क्या होगा, ओम्स लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ओमिक हो गया। ओमिक का सबसे अच्छा एग्जांपल मेटल होती हैं। क्या होती हैं, मेटल्स ओम्स लॉ को अच्छे से फॉलो करती हैं। लेकिन नॉन ओमिक की अगर बात करी जाए तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। I वर्सेस अगर V आप ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कोई कर्व आएगा। इसके एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा फेमस है डायोड या फिर ट्रायोड या फिर पेंटोड, इस तरह की चीजें। यानी जो वैक्यूम ट्यूब्स है ना, वो नॉन ओमिक होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन ओमिक। तो चलिए डेफिनेशन पहले लिखते हैं ओमिक की, पहले ओमिक की फिर उसी का एग्जांपल। तो लिखिए, सच सर्किट्स और ब्रैकेट में लिख देना और सब्सटेंस, सच सर्किट्स और सब्सटेंस विच ओबेज Ohm's law are called ohmic circuits या फिर substances। एग्जाम्पल में लिखिएगा मेटल्स। यहाँ एक लाइन और लिखिएगा, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस करंट, पोटेंशियल वर्सेस करंट, देन वी गेट a straight line for ohmic सर्किट्स। अब हम नॉन, और इसका एक ग्राफ बना लेना साथ में। ये ओमिक के अंतर्गत आप इसको रखेंगे, ओमिक में ये ग्राफ बनेगा ऊपर वाला। अब इसी के बाद कंटिन्यूटी में हम लोग नॉन ओमिक को डिफाइन कर देंगे। तो नॉन ओमिक में डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हम कहेंगे सच सर्किट्स और सब्सटेंसेस which does not hold Ohm's law are called non-ohmic सर्किट्स या फिर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल डाल दीजिएगा आप लोग, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, एसेट्रा और भी इस तरह के डिवाइसेस। इसमें आप लोग इस ग्राफ को ट्रेस करेंगे।
इसमें एक और छोटा सा आर्टिकल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस आपने सीखा था, ये जो रेजिस्टेंस है वो ओमिक के लिए होता है। प्योर रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके लिए होता है? ओमिक। ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखिए, ये हम नॉन ओमिक वगैरह में निकालते हैं। ये हिस्सा, ये स्लोप है एक तरीके से, यहाँ बनेगा, ये देखिएगा, ये अगर ऐसे ऐसे में ट्राइंगल जैसा बना ले कहीं भी, थोड़ा और आगे बनाते हैं, दूसरा इस जगह बना रहे हैं, तो ये हिस्सा हमारा डेल्टा वी बोला जाएगा और ये डेल्टा आई बोला जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल में चेंज हुआ और यहाँ पर करंट में चेंज हुआ। ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है ये हम लोग नॉन ओमिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाता है, देखिए रेशियो इन दोनों का बनेगा, इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए डायनामिक रेजिस्टेंस बताइए, डिफाइन करिए, तो आप ये सीधा सीधा बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट। ओके, तो डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। ये डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ change in voltage, the change in potential and change in current is called dynamic resistance. Dynamic resistance. It is denoted by D, is RD. It is denoted by R और suffix D और फिर given as, फिर फार्मूला लिखना, ये RD इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा I। ये फार्मूला लिखना है आपको। ये वाला ग्राफ नॉन ओमिक में बनेगा, उसी में इतना हिस्सा और बढ़ा लीजिएगा, इतना नोट करिए, फिर और बताते हैं आपको। देखिए एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? मेटल्स के लिए क्या डिपेंडेंसी है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या डिपेंडेंसी है, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, हम इन पे बात करने वाले हैं। तो पहले हम सबसे पहले मेटल्स के लिए निकालेंगे। फिलहाल आप इसी के आगे एक आर्टिकल डालिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर ब्रैकेट में लिख देना रेजिस्टिविटी। दोनों के लिए हम चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करने वाले किसके लिए? फॉर मेटल्स। हम ये जानना चाहते हैं कि मेटल्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली होगा, क्या होगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला पहले बनाएंगे हम लोग। हम चेक क्या करने जा रहे हैं? रेजिस्टेंस। ओके, और किसके लिए? मेटल्स के लिए। मेटल्स क्या है? ओमिक है, पढ़ा चुका हूं मैं भी। ओमिक मटेरियल्स मेटल्स होती कि नहीं होती, यानी ओम्स लॉ होल्ड करेंगी। हमने ओम्स लॉ आपको सिखाया है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हम कहेंगे वी नो दैट, या वी हैव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला हमने आपको सिखा दिया है, आप लोग के मन में बिल्कुल बस गया होगा, R इज इक्वल टू ml बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब ये फॉर्मूला अगर हमें लर्न है तो मज़ा आता है, जो चीज़ तैयार नहीं होती वो लगता है हाँ कुछ ऐसा था, तो और अगर याद है तो लगेगा हाँ यही था। तो अभी आप गौर से देखिएगा, जो रेजिस्टेंस मेटल का है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई डिपेंडेंस का मतलब नहीं हो गया। लेंथ पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, अगर वायर की लेंथ अप डाउन होगी, मैं अभी इस पर भी बात करूंगा आगे, ठीक है, इसी में। तो लेंथ अगर कम ज़्यादा करोगे तो फिर वेरी करेगा रेजिस्टेंस। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी, लेकिन पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स रहते हैं। पर्टिकुलर मेटल के लिए ई तो जानते हो आप भैया, ये तो कांस्टेंट है। एरिया मतलब थिकनेस कम ज़्यादा होने से, पतला वायर और मोटा वायर अगर है ना तो रेजिस्टेंस वेरी करता है। बचा एक हमारे पास टाउ। क्या बचा? टाउ मतलब हो गया रिलैक्सेशन टाइम। ये और जो फैक्टर है ये टेम्परेचर बेस्ड नहीं है, केवल यहां पर एक फैक्टर है जो टेम्परेचर बेस्ड है। ध्यान से समझिएगा बस।
हम एक बात यहाँ से कंक्लूड किए कि और सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड तो कर रही हैं आर पर, वो अलग बात है, लेकिन टाउ भी तो ऐसे रिलेट हो रहा कि नहीं हो रहा, बताओ। टाउ को मैंने क्या बोला यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम, ओके, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे मैं उस पर बात करता हूँ। अभी तुमको लग रहा होगा टाइम की बातें कर रहा हो, करे टेम्परेचर डिपेंडेंस है, टी से टाइम, टी से टेम्परेचर तक डिपेंडेंट हो जाएगा का, मतलब खाली मैं वो अल्फाबेट वही तो मैच हो रहा है, पहला लेटर और करे डिपेंडेंस है, तो उसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखो टाउ मतलब टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ध्यान रखिएगा, ये तो सुना होगा फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ डिस्टेंस जो हम लेंगे वो मीन फ्री पाथ लेंगे और उसका सिंबल हमने पीछे आर्टिकल में सिखाया लैम्डा, और स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग आरएमएस वेलोसिटी लेते हैं क्योंकि अप डाउन रहती है, टेम्परेचर बदलने के साथ ये बदलती रहती है। तो एक तो फॉर्मूला बना टाउ इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी आर एम एस। तो अब अगर हम आपसे कहें कि भैया अब ये जो आर का फॉर्मूला बनेगा, अगर टाउ की ये वैल्यू पुट कर ली जाए तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी आर एम एस, ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ, अपान में लैम्डा। तो कुल मिलाकर के जो रेजिस्टेंस होता है वो वी आर एम एस पर डिपेंड करने लगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, गैसेस के लिए किया था, वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो जाइए क्लास 11th में प्लेलिस्ट में देखिए काइनेटिक वाले में, और आप सीख सकते हैं, नहीं सीख पाए तो भी परेशान न होना। वी आर एम एस को हम बता दें आपको डायरेक्टली, ये जो वी आर एम एस होती है ना, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्लास 11th में रिलेशन था। वी आर एम एस किसके प्रोपोर्शनल होती है, रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल टी है मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब टेकन इन केल्विन, हम एब्सोल्यूट बोले कैपिटल टी लिखे मतलब क्या हुआ, टेकन इन केल्विन, केल्विन पर। तो अब वी आर एम एस की जगह हम इसको यूज कर देंगे, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया रूट ऑफ टी। यहां से एक मोटा मोटा एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर की प्रोपोर्शनलिटी है, वो रूट है या नहीं है वो अलग बात है ना, प्रोपोर्शनल आमने सामने आ गए। अगर मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। बोलो इसमें तो कोई डाउट नहीं, इतनी तो बात क्लियर हो गई होगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली तो कंडक्टेंस इसका उल्टा होगा कि नहीं, कंडक्टिविटी क्या करेगी इन्वर्सली, यानी जितना मेटल्स का रेजिस्टेंस वो बढ़ेगा टेम्परेचर, उसकी कंडक्शन कैपेसिटी डाउन होगी। ज़्यादा देर तक अप्लायंस काम करते हैं जब, तो उनकी वर्किंग स्लो हो जाती है। कैसी, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, पावर लॉस होने लगता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं अप्लायंस तो लोग कह देते थोड़ा बंद कर दो, नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि फिर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वो यहीं से क्लियर हो गई बात। अभी इसको थोड़ा हम एक फॉर्मूले में ले जा रहे हैं, हम इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने वाले हैं, जरा देखना प्लीज़। अगर हमने सबसे पहले ले लिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्लीज ध्यान से सुनना, हम अभी इसी फॉर्मूले को किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो आर की जगह पर हमने सफिक्स में 0 डाल दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया 0 डिग्री सेल्सियस का, तो सिंबल उसका क्या हो गया, R0। R0 प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट लेना है मुझे, और हमने लिखा क्या, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन करने के लिए क्या करते हो, 273 ऐड करते हो कि नहीं करते हो बताओ। तो ये 0 + 273 करोगे तो कुल मिलाकर बनेगा कितना, 273 बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी हम एट T डिग्री अननोन टेम्परेचर ले रहे हैं, T मतलब कुछ भी होगा, अननोन है। एट T डिग्री सेल्सियस ये रिलेशन हो गया R0 के लिए। अब RT की बात करूंगा मैं, T डिग्री सेल्सियस के लिए रेजिस्टेंस का नाम क्या लिख दिया, RT। अब ये डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन बनाओ, फिर 273 प्लस करो तो क्या बनेगा, T + 273, तो ये बनेगा रूट ऑफ T + 273। बोलो भैया, अभी इन दोनों को हम रेशियो में ले रहे हैं, RT वर्सेस R0। देखो प्रोपोर्शनल हटाओगे दोनों में कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, और जब डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। तो हम बिना कांस्टेंट के यहाँ इक्वल ले रहे हैं, इक्वल कर करके कांस्टेंट लाओगे, कांस्टेंट करके फिर डिवाइड करोगे, फिर काट डालोगे। तो जो काट ही डालना तो बुलाओ का है भाई, तो हमने बुलाया ही नहीं उसको कांस्टेंट को, हमने बस ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। अब इसमें कोई अगर किसी को एग्री ना हो रहा हो तो बताया मुझे, कोई दिक्कत हो किसी को ऐसा करने में, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो किसी को, क्यों है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, बाइनोमियल अप्लाई करते हैं।
देखिए इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, देखो 273 से डिवाइड कर दिया, एक साथ रूट ले सकते हो कि नहीं, एक साथ रूट, तो t प्लस 273 डिवाइड कर दो, 273 अपॉन 273 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अब हम लोग यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस बहुत, इतना बहुत है। हम लोग यहाँ 2 टर्म तक ही सॉल्व करेंगे, हमारे लिए उतना सफिशिएंट है। तो आर टी बाई आर जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2t और बाई 273। आगे के टर्म निग्लेजिबल है इसलिए छोड़ दिए गए। इस आर नॉट को उस तरफ ले जाओ, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 273। इसके लिए हमने एक अलग से सिंबल यूज कर दिया, 1 बाई 2 इंटू 273 को हमने यहाँ पर एक सिंबल लिख लिया 1 बाई 2 इंटू 273 की जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने लिख दिया अल्फा। तो ये आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। ये एक रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस रिलेशन की हेल्प से सॉल्व होंगी। इसको इंपॉर्टेंट रिलेशन मान करके आपको तैयार करना है, एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, देखो टी यहाँ पर आ रहा कि नहीं आ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आर टी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ। तो कंक्लूजन अब फाइनली यहाँ लिखेंगे, हम कहेंगे या पहले लिख दे, कंक्लूजन पहले लिख देते हैं, टॉप प्रूफ बाद में कर दिया, कंक्लूजन की लाइन पहले लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर मेटल्स की बात करेंगे तो इसी जगह हमने कंक्लूजन यहाँ लिखना पसंद कर दिया। एक्सप्लेन तो कर ही दिया, रिजल्ट पहले लिख दे रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला, बात सुनिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर, यही बात तो निकली। तो यहाँ लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग temperature of metals resistance और ब्रैकेट में लिख देना रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज डिस्कस्ड एज। इस बात का डिस्कशन हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पर, डिस्कस्ड एज। अब आप इस पूरा को नोट करिए। देखिए मेटल्स की तो डिपेंडेंस हो गई, अभी एलॉयज के लिए भी आ जाता है कभी कभी। तो देखिए सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे फॉर एलॉयज। वैसे एलॉय तो आप लोग जानते होंगे, एलॉय होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ द मेटल्स। जैसे 2, 3, 4 मेटल्स आपस में मिला दी जाती हैं, उससे जो एक मेटल तैयार होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे ब्रॉन्ज जैसे सुना है, ब्रास क्या है, किसका किसका कॉम्बिनेशन, जो एक बात यही कर लेते हैं, ब्रास किसका किसका कॉम्बिनेशन है, किस किस मेटल का, कॉपर और Cu प्लस आगे बताओ Zn, Cu प्लस Zn। और ब्रॉन्ज किसका, ये टिन है। पास में तो स्टील खुद एलॉय अगर देखा जाए उसमें, और तमाम, जैसे नाइक्रोम सुना आप लोगों ने, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का, किसका, निकिल और, ऐसे कई एलॉय होते हैं। फिलहाल मैंने एलॉय की बात की। एलॉय एक तरह का मेटल ही है, तो जो प्रॉपर्टी मेटल होल्ड करेंगे वही इसके साथ है, बट इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थोड़ा लेस रहता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना मेटल्स या प्योर मेटल्स में बढ़ता है, बस इतना फ़र्क है। तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना। लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the resistance of alloy also increases, but
in less magnitude as metals. मेटल के कंपेयर में ये इंक्रीज थोड़ा सा कम रहेगा। इसके बाद हमें सीखना है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर। अब ये क्या है, पहले इनका इंट्रोडक्शन जानो। इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड है, जैसे H2SO4 जो बैटरी में डालते हो, सेल या बैटरी में यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो लिक्विड होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है, जैसे आपने सुना होगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप बनती हैं, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बनते हैं, वो किसके बनते हैं, सेमीकंडक्टर के। किसके बनते हैं, सेमीकंडक्टर। डिटेल तो पहले बता दिया हूँ, लास्ट यूनिट हमारी सेमीकंडक्टर ही है इस क्लास में, तो डिटेल में तो तभी पढ़ेंगे हम लोग, बस नाम जान लो। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से लेस देन होती है, लेकिन इंसुलेटर से ग्रेटर देन होती है, इसीलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन दोनों केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट की पहले बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करें, मतलब हीट करें, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या है, हीटिंग। हीट करने से यहाँ आयनाइजेशन होने लगता है। क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है, यानी आयंस प्रोड्यूस होंगे। आयंस क्या करेंगे, चार्ज को और कैरी करने लगेंगे तेजी से। ज़्यादा चार्ज कैरी होने लगा, करंट फ्लो होने लगी, मतलब कंडक्टिविटी रेज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस डाउन हुआ। मेटल्स एलॉय में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर में उल्टा चलता है, इन्वर्सली रहता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। यही स्टाइल सेमीकंडक्टर में होता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है मुझे, लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां ब्रैकेट में रीजन भी हम लिख देंगे, इलेक्ट्रोलाइट के ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू आयनाइजेशन। एंड सेमीकंडक्टर्स, अब इसमें आयनाइजेशन तो होना नहीं, लेकिन यहां बॉन्ड ब्रेक होते हैं। सेमीकंडक्टर के ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ bonds and production of charge carrier, production of, चाहे इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिख दो, चार्ज कैरियर वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर होता है। तो रीजन सहित हमने बात बता दी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी। इसको नोट कर लो पहले। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, सुपर कंडक्टिविटी। आर्टिकल डालेंगे सुपर कंडक्टिविटी। लगभग 1911 की बात है, हॉलैंड नाम एक है कंट्री का, हॉलैंड में एक प्रोफेसर थे के ओन्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, 1911 के आसपास की बात है, 100 ईयर एगो की बात है, तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग एगो, है ना, वंस अपॉन ए टाइम। हॉलैंड प्लेस नेम और के ओन साइंटिस्ट नेम। इन्होंने ऑब्जर्व किया लैब में मरकरी के साथ कि जब मरकरी का टेम्परेचर डाउन होता गया अप्रॉक्सीमेटली 4.12 केल्विन, कितना, इतने टेम्परेचर पर
मरकरी की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होते 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 खत्म हो गई, जीरो हो गई। रेजिस्टिविटी बिकम्स, ये मरकरी पे ऑब्जर्वेशन हुआ था, रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये मरकरी पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है केओन्स के द्वारा। अभी हमने सीखा था पीछे कि मेटल्स, एलॉय वगैरह का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था कि नहीं, याद है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करते गए तो रेजिस्टेंस भी कम होता गया, रेजिस्टिविटी कम होती गई। तो कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर होगा डिक्रीज करते करते जहां पर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। बोलो, उस टेम्परेचर पर वो मटेरियल जब रेजिस्टेंस खत्म हो गया, रेजिस्ट हो ही नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस डाउन हुआ, रेजिस्टिविटी डाउन हुई तो कंडक्टिविटी रेज हुई कि नहीं हुई? और अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई, देखो मैंने आपको कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन सिखाया था, आपको याद होगा। अगर कभी रेजिस्टिविटी डाउन होते होते जीरो हो जाए तो बताओ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनफिनिट हो जाएगी कि नहीं, बताओ? ऐसे समय उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। और इस फिनोमिना को या इस समय जो इवेंट हुई उसको सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर बात? इतना ही हमें यहाँ डिस्कशन पे लिखना है, तो लिखिएगा, मैं जो बोलता हूँ वो आप लिखते जाइए प्रॉपर वे में। तो लिखिए, इन 1911 इन हॉलैंड प्रोफेसर केओन्स ऑब्जर्व्ड ऑन मरकरी, ब्रैकेट में Hg लिख दो, दैट ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर its resistivity also decreases and at 4.12 Kelvin resistivity of Hg मतलब मरकरी becomes zero, that is rho becomes zero, hence सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो होता है, तो सिग्मा क्या हो गया? इनफाइनाइट। दिस कंडीशन is the condition of superconductivity and the material so becomes superconductor। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अगर एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन वाइज लिखने का मन हो, सपोज करो 1 लाइन में 2 लाइन में कि सुपर कंडक्टिविटी है क्या, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करके जब रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। बोलो भाई। तो इसको हम एक लाइन में डिफाइन करते हैं फाइनली। वैसे इतना भी लिख दोगे सफिशिएंट है, फिर भी हम करते हैं थोड़ा सा। तो लिखिएगा, सच स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर विच एट वेरी लो टेम्परेचर दैट सब्सटेंस lose its that substance have zero resistivity is called
सुपर कंडक्टिविटी। इसको पूरे को नोट कर लीजिए भाई लोग, फिर आगे बात करेंगे हम। और देखिए एक छोटा सा पॉइंट और हमारे पास है, नाम है मेजनर इफेक्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन्होंने 1935-36 के आसपास ऑब्जर्व किया है कुछ। देखिए सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट के ओन्स ने 1911 में निकाल दिया था। लगभग 25 ईयर बाद, ठीक है, या जितने भी ईयर, 36 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 20 ईयर जो भी ले लो आप। मेजनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने थोड़ा सा इस पर एक प्रैक्टिकल किया। मेजनर इफेक्ट समझना है आपको कि मेजनर इफेक्ट है क्या। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें, ये जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है, सपोज करिए एक बॉल है उसकी, हमने ऐसे एग्जांपल में ले लिया, ये जो बॉल है ये किसकी बनी है, कोई सुपर कंडक्टर मटेरियल की। अभी जो सुपर कंडक्टिविटी थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं हुआ था। किसका यूज नहीं किया था मैंने, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड हमने कूल किया था। ये जो कूलिंग टेम्परेचर होता है, ध्यान रखिएगा, जिस टेम्परेचर पर इसको ऑब्टेन करते हैं इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ये बात भी जान लेना। जैसे 4.12 केल्विन बोला मैंने मरकरी, तो मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसे हम क्या बोलेंगे, टीसी। ध्यान देना, इस टीसी का मतलब क्या है, सच टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस बिकम सुपर कंडक्टर। इसके दो नाम है, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। जरा इसको भी एक लाइन में समझ लेना, क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी जैसे इसकी बात पहले कर दें, फिर हम मेसनर इफेक्ट पे आते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, एक लाइन में सुन लीजिएगा, सच टेम्परेचर at which any substance becomes superconductor, okay, is called critical temperature, denoted by TC। अब मैं बात करता हूं मेजनर ने क्या किया। जैसे अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पीछे हमने यूनिट 1 में पढ़ाया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं, ध्यान देना, ये सिचुएशन है। ऐसे होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वैसे क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमने जो अभी यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड यूज कर दिया। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड तब है जब टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी जो ये डायग्राम शो कर रहा हूं मैं, इस समय इस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से मोर देन है। तो मेजनर ने ऑब्जर्व किया कि ये फ्लक्स लाइंस या फील्ड लाइंस कैसी हैं, स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर से पार होकर के गुजर रही हैं। लेकिन इन्होंने जब टेम्परेचर डाउन किया और करते गए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ही मेजनर इफेक्ट बनने वाला है। तो इन्होंने पाया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब तक इस सब्सटेंस के बाहर हो तब तक तो ये स्ट्रेट हैं। ये उस समय की बात है जब इसका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव कर चुका है या उससे लेस हो गया। जैसे 4.12 केल्विन क्या है मरकरी के लिए, क्रिटिकल है। 4.12 हो या उससे नीचे 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए। यहाँ ध्यान देना कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये उसमें क्रॉस करने की जगह उससे अवे हो गई, देखो ऐसे घूम गई। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ मैं कलर यूज कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये फील्ड लाइंस उसके अंदर जानी थी लेकिन वो उतनी जगह को छोड़ करके उधर सर्कल बना के निकल गई। देखो साइड होली हैं, उसके अंदर से नहीं पास हो रही हैं, चाहे जितनी हो सब ऐसे ऐसे क्रॉस हो रही हैं। इसको एक्सपल्सन बोला गया। रिपल्सन जैसा समझ लो, रिपल्सन होता है ना, जैसे रिपल में दूर हो जाना, ये उस जगह केवल कर्व बना लेती हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या है मेसनर इफेक्ट, सुनिए। हम कहेंगे अगर कोई सुपर कंडक्टर मटेरियल
क्रिटिकल टेम्परेचर से या उससे लेस टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्सपल्स हो जाती हैं उस सब्सटेंस से, यानी दूर हो जाती हैं, उस जगह को छोड़ करके निकलती हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेसनर इफेक्ट। क्या आप समझ पाए? बस एक लाइन में अगर कहना हो तो ये जो फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइन है मैग्नेटिक, यहाँ पर कौन सी है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सुपर कंडक्टर से दूर हट जाना। कब? लेकिन हमेशा नहीं हटती हैं, तब हटती हैं जब वो टेम्परेचर क्रिटिकल हो जाए या उससे भी नीचे चला जाए उसका। इसको हम बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। आई थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। वंस अगेन प्लीज, हम लिखेंगे कैसे? एक तो ये दोनों डायग्राम बनाने हैं आपको, ये मेसनर इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्मल है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। लिखिए, व्हेन सुपर कंडक्टर हैव टेम्परेचर लेस देन or equals to critical temperature। ब्रैकेट में इस बात को ऐसे लिख दें, T लेस देन इक्वल टू TC। देन मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपल्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स expulses from the superconducting material, this phenomena is called मेसनर इफेक्ट। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।